देखो बच्चों, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर भी लिखना जरूर आना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता तो ये भी एक ड्रॉबैक है और डिसएडवांटेज है, जिससे हमारा एग्जाम में क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वन इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो ये बताने जा रही हूं कि केस स्टडी किस तरीके से लिखनी होती है। जब भी कभी हम केस स्टडी लिखते हैं तो केस स्टडी के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं जरा बताना। केस स्टडी हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 भाग में डिवाइड होती है। उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। मेरे साथ साथ लिखते रहना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन। जो पहला भाग होता है केस स्टडी लिखने का, जो तरीका होता है उसमें सबसे पहला पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे हम उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पे जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन। मतलब जब भी कभी कोई केस लिखना है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे आपने इंट्रोडक्शन की बात करी, आपने कंस्ट्रक्शन की बात करी, आपने कंक्लूजन की बात करी, तो क्या ये हमें इंट्रोडक्शन जो लाइन है ये भी लिखनी है? आंसर इज नो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि किस तरीके से केस को प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा जाता है, मतलब इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? तो इंट्रोडक्शन में हमें रेफरेंस देना है, जो भी एक्ट है, रेफरेंस ऑफ एक्ट एंड सेक्शन। हमें यहां पे सेक्शन एंड देयर प्रोविजन, मतलब यहां पे हमें क्या करना है, जल्दी बताइए क्या करना है, कम ऑन रिप्लाई। हमें यहाँ पे रेफरेंस ऑफ एक्ट एंड सेक्शन एंड देयर प्रोविजन, उनके प्रोविजन के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। रेफरेंस ऑफ एक्ट एंड सेक्शन एंड देयर प्रोविजन, कि प्रोविजन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया बच्चों? यस, कम ऑन रिप्लाई। क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया कैसे लिखा जाता है? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में केस जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्वेश्चन में जो केस है उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, मतलब यहां पे क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा केस दिया हुआ है, केस का ही, गिवन केस को ही केस फैक्ट्स आर डिस्क्लोज्ड। जो हमारा केस दिया हुआ है, जो हमारी केस स्टडी दी है, उसका जो फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करने हैं। और कंक्लूजन में हमें बताना होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ और नोट। मतलब लास्ट में जब भी कभी कोई के होता है तो उसमें रीजंस दिए होते हैं, रीजंस बताने होते हैं। कैन दे डू सो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये देख रहे हैं ना आपको, कैन दे डू सो, क्या वो इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन दे डू सो, क्या वो इस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में बताना होता है। ये बताइए कि यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए? क्या यहां तक सारी बात समझ में आएगी? जल्दी जल्दी बताते जाओ। इंट्रोडक्शन, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन एंड नंबर 3 इज अ कंक्लूजन। क्या यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया? अब क्या मैं लिखना स्टार्ट करूं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या मैं लिखना स्टार्ट करूं अब? क्या इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस नोट नहीं करने, ये क्वेश्चन की जो शीट है ये मैं पूरी आपको शेयर कर दूंगी। नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, ओनली आंसर। सिर्फ आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना है।
चलिए तो आंसर लिखना स्टार्ट करें। चलिए अब देखिए ये सिर्फ रेफरेंस दिया, अब मैं इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर रही हूं। अब पहले केस स्टडी समझिए क्या है। अब देखिए केस स्टडी क्या है, प्लीज इधर आइए। श्याम एग्जीक्यूट अ सेल डीड, ये पूरी आपकी होमवर्क शीट है। ये आपकी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के जो है होमवर्क शीट है रजिस्ट्रेशन एक्ट की। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस करने होते हैं तो वो उसकी शीट है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं करा दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको करने होते हैं होमवर्क में करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी और फिर ये शीट शेयर कर दूंगी। देन आपको बाकी के क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए अब देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा केस है वो ये है, श्याम एग्जीक्यूट अ सेल डीड, मतलब श्याम ने एग्जीक्यूट करी है क्या? सेल डीड ऑफ अ हाउस इन फेवर ऑफ कृष्णा, कृष्णा के फेवर में। हाउस सिचुएटेड एट फरीदाबाद, और हाउस कहां पर सिचुएटेड है? फरीदाबाद। लेकिन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, लेकिन ट्रांसफरर और कौन? ट्रांसफरी इंटरेस्टेड है कि वो गुड़गांव में इसकी रजिस्ट्री कराए। कैन दे डू सो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? यस कम ऑन रिप्लाई। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जल्दी रिप्लाई करके बताइए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है ये, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। अब एक बात और सुनो, ऐसा होगा कि आपके एक एक बुक में 20-20 चैप्टर है। आपके एक एक बुक में 20-20 चैप्टर हैं, तो सेक्शन आपको याद नहीं रहेगा। तो नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन, तो आपको सेक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है अब तो सभी बच्चे धीरे धीरे जाग गए होंगे, अब तो धीरे धीरे सभी बच्चों की नींद भी खुल गई होगी, तो सब जग गए होंगे। तो मैं ये कह रही थी कि अब तो आप सभी बच्चे आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो जरा समझो। तो अब क्या है कि बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं एक सब्जेक्ट में, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम JIGL की बात करें तो एक एक एक्ट में अलग अलग सेक्शन है। कंपनी लॉ तो है नहीं कि एक से लेके स्टार्ट होंगे। सो इट्स वेरी टफ टास्क टू मैनेज, है ना? इट्स वेरी टफ टास्क टू क्रैम द सेक्शंस, दैट्स व्हाई नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन नंबर। अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आपको यहां पे सेक्शन नहीं लिखना, आपको यहां पर सेक्शन नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो नो नीड टू राइट डाउन, नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन नंबर। तो कैसे लिखना है? तो देखिए जरा मेरे साथ समझिए। वैसे ये सेक्शन नंबर 28 है, सेक्शन नंबर 28 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, लेकिन वो मेरे लिए है, मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूं, बट हो सकता है आपको याद ना रहे, तो इसीलिए एक चीज मैं क्लियर कर देती हूं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, यहां सारी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम ये बताइए क्या सेक्शन लिखना होता है? तो अगर कंपनी लोग सेक्शन आपको याद है तो लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन, जस्ट सिंपली। अब सुनिए कैसे लिखना है। आर यू रेडी? रिप्लाई करके बताइए जल्दी से, आर यू रेडी? हेलो, यस, सब कुछ सही चल रहा है ना? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा क्लास में? हाँ जी, जितने भी लाइव में बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहां पे ऐसे लिखना है, एज पर, ये तो याद है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्वेश्चन है, तो हमें यहां पे ऐसे लिखना है, एज पर प्रोविजन ऑफ, एज पर क्या बताया मैंने? प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। those documents
whose registration, those documents whose registration is compulsory, those documents whose registration is compulsory shall be, वैसे यहां पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूं, मैंने यहां पे सेक्शन याद कराए हैं आपको, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 17 मतलब सता रहा है। सेक्शन 17 कैसे सता रहा है कि सेक्शन 17 में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, 17 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनकी रजिस्ट्री कंपलसरी है, और 17 में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर से सुनना, एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 दैट डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी शैल बी, एंड कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, ये भी बात हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी हम यहां पे ऐड कर सकते हैं और अच्छा हो जाएगा, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद होगा, अफेक्टिंग क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हमने यहां पे ऐसे लिखना स्टार्ट किया तो इस केस में फिर हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, या तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं बता रही हूं दोनों तरीके से लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 दोज डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, थोड़ी टेक्निकल भाषा हो जाएगी, यहां पे अगर सिंपल भाषा भी लिख सकते हो, दोज डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ये भी सही है, हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये सिंपल भाषा हो जाएगी, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, दोज डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो काटने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो मैं अब लिखने जा रही हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मैं लिखने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल बी, सुनना मेरी बात, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर, मैं लिखना सिखा रही हूं यहां पे कैसे लिखा जाता है, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ, इन द क्या है बच्चों, ऑफिस ऑफ, कहां पे जाते हैं, कोई रिप्लाई करके बताइए जल्दी से, इन द ऑफिस ऑफ अ सब रजिस्ट्रार, इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, in the office of sub registrar within whose the whole or sum of the relevant property is situated, ये मेन चीज है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करना है, यहां तक लिख लिया सब बच्चों ने, जल्दी बताइए, shall be presented for registration in the office of a sub registrar within whose the whole or some of the relevant property, some portion of the relevant property is situated, some portion of the relevant property is situated, यहां तक लिख लिया बच्चों, यहां तक लिख लिया, जल्दी बताइए कि यहां तक नोट कर लिया, जल्दी बताइए कि यहां तक हो गया है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। अब हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन इन अवर केस। अब देखो इसे कैसे लिखना है, पहली बात तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, पहली बात तो आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा क्या छोड़ना है जल्दी बताओ, स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद साइड से आपको स्टार्ट करना है, कैसे, इन अवर केस, इन अवर केस मतलब हमारे केस में। अब हमारे केस में क्या है, शाम एग्जीक्यूट, एज इट इज जो लिखा हुआ है वही करेंगे, शाम एग्जीक्यूटेड सेल डीड ऑफ हाउस,
शेल डीड ऑफ हाउस executes Sham execute a sale deed of house in favor of Krishna. In favor of Krishna. अब ये क्वेश्चन में से ही हमें उठाना है. In favor of क्या है बच्चों? Krishna. The house is situated in फरीदाबाद. अब ये भी बात लिखो. The house is situated in कहां पर है? The house is situated. The house is situated in फरीदाबाद. हाउस कहां पे सिचुएटेड है जरा बताना. फरीदाबाद में सिचुएटेड है हाउस. द हाउस इज सिचुएटेड इन फरीदाबाद. ओके, आगे क्या है फिर? बट बोथ पार्टी आर इंटरेस्टेड. दोनों पार्टी क्या है? बट बोथ पार्टी आर इंटरेस्टेड. दोनों पार्टी क्या है? इंटरेस्टेड है. किस चीज में इंटरेस्टेड है? बोथ पार्टी आर इंटरेस्टेड. किस चीज में इंटरेस्टेड है? कि वो चाहती हैं सेल डीड टू बी रजिस्टर्ड एट गुड़गांव. तो वो चाहती हैं कि सेल डीड कहां पर रजिस्टर्ड हो? जल्दी बताइए. सेल डीड is to be सेल डीड इज टू बी रजिस्टर्ड इन गुड़गांव. वो चाहती हैं गुड़गांव में हो, है ना? यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया? यहां तक लिख लिया? आगे चले. ये जो पोर्शन है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन. That is not possible. That is not possible. अब आगे आ जाइए. अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. सो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं. सो एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, as per provision of registration act, they can not do so because property is situated in Faridabad. Property is situated in Faridabad. So आगे बताइए क्या लिखे. एज पर प्रोविजन दे कैन नॉट डू सो बिकॉज प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन फरीदाबाद. सो दैट इज टू बी registered in sub district of Faridabad. Registration Act
even that is district of Haryana. That's it. अब देखिए ये हमने पूरा आंसर प्रेजेंट किया है। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो बताइए क्या है जल्दी से। जो हमने फर्स्ट पोर्शन लिखा केस स्टडी का वो क्या था, इंट्रोडक्शन। जो हमने सेकंड पोर्शन लिखा वो क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन। एंड जो हमने थर्ड पोर्शन लिखा है यहाँ पे, जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो क्या है, जल्दी बताइए। जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो क्या है, कंक्लूजन। अब बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिखा जाता है केस। ये 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स में इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो क्या केस स्टडी लिखने में कोई प्रॉब्लम? यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? जल्दी बताइए, क्या यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? क्या यहां तक सब बच्चों ने नोट कर लिया? हाँ जी बच्चों, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैम द एंटायर सेक्शंस ऑफ ऑल द एक्ट। हाँ तो बस आप अगर वर्ड्स देखो तो इतना लिख देते हो, दैट इज सफिशिएंट, नो इशू। यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया हो तो मुझे बताओ, मैं आगे चलूं। इस तरीके से केसेस लिखे जाते हैं। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? अब इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तर्ज पे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया वो क्या था, अभी जो हमने क्वेश्चन लिखा वो क्या था, अभी हमने केस स्टडी लिखी। उसी प्रोविजन के बेसिस पर, उस सेम प्रोविजन के बेसिस पर आपका जो है एग्जैक्ट सेक्शन, बेटा मैंने अभी यही बात बोली कि एग्जैक्ट सेक्शन अगर याद हो तो लिखना, सेक्शन याद नहीं हो तो मत लिखना। अगर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेक्शन याद नहीं है तो कैसे लिखोगे? फिर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट लिख दो। यही तो समझा रही हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज होती है, हाउ टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन द आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो वही चीज तो मैं समझाने जा रही हूं। अगर सेक्शन याद नहीं है तो नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन, तो फिर सेक्शन मत लिखिए, सिर्फ एक्ट का नाम लिखिए। क्या यहां तक समझ में आ गया हो तो बताओ बेटा जल्दी से। अब सेम उसी पॉइंट पे अगला क्वेश्चन आया है, ये देखिए। इज इट नेसेसरी दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी डन ओनली वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डीलिंग विद द मैटर। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अब तो सारे बच्चों की नींद भी खुल गई होगी, हालांकि आज संडे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब आपकी नींद से जाग गए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सारे बच्चे। सेम प्रोविजन जिसमें हमने केस स्टडी लिखी है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया है। जिस बेसिस पर हमने केस स्टडी प्रेजेंट किया है उसी बेसिस पर क्वेश्चन आ गया है। इज इट नेसेसरी दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी डन ओनली वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डीलिंग विद द मैटर। अच्छा बताइए, क्या इस तरीके का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है? मुझे एक बार ये भी जरूर आप अपनी राय दें। क्या इस तरीके के सेशंस, केस स्टडी प्रैक्टिस, एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्या ये सेशन आपको कॉन्फिडेंस देंगे आगे आंसर लिखने में? क्या इससे आपको एक बेस मिलेगा कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं? ठीक है। अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि मैम क्वेश्चन के आंसर कैसे प्रेजेंट करें। जैसे आप क्वेश्चंस लिखने के लिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देती हो, तो वो ये शीट मैं आज आपको शेयर कर दूंगी, ये आपको करनी है। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम इसका आंसर, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को बोला जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है? हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसका आंसर एक बार आपको बताती हूं कि कैसे लिखना है। इसका आंसर भी सेम वही है। अब इसका जब आंसर का हम प्रेजेंटेशन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब प्रोविजन वही होता है, बस आंसर लिखना है। आर यू रेडी? सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कह रहा है, इज इट नेसेसरी दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी डन ओनली वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड? क्या ऐसा होता है? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट डीलिंग विद द मैटर। क्या एक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। क्या लिखेंगे? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने लिखी थी वो केस स्टडी थी। इससे पहले जो हमने लिखा था वो केस स्टडी था। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से। इससे पहले जो हमने लिखा था वो हमारा केस स्टडी था। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर लिखें इसका। चलिए, तो अब हम इसका आंसर प्रेजेंट करेंगे यहां से। तो ये हमारा जो है क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, एज पर प्रोविजन ऑफ, ये जरूर लिखना होता है, एज पर प्रोविजन ऑफ। तो रेडी हो जाइए मेरे साथ। एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। क्या कहा था? अब क्या लिखूं मैं आगे जरा बताइए। एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, क्या कहा था इसमें हमने? अब अगर आपको सेक्शन याद है, अगर आपको सेक्शन याद है, मैं वो भी बता रही हूं आपको। अगर आपको सेक्शन याद है तो आप लिख सकते हो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 28, क्योंकि ये सेक्शन 28 का है। सेक्शन 28 ऐड कर दो। अगर सेक्शन याद नहीं है तो नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन। मैं बार बार यही बात समझा रही हूं, नो नीड टू राइट डाउन द सेक्शन। तो एज पर प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 दैट प्रोवाइड्स that documents affecting immovable property shall be presented, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हो, shall be presented for registration in the office of sub registrar within whose whole or some portion of property is situated. Whole or some portion of the property is situated. यहां तक समझ में आ गया? अब क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, तो इतना तो लिख नहीं सकते। तो अब इसके आगे ऐड करेंगे, इसके आगे फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके आगे और भी इसे ऐड करेंगे। इसके आगे देखो,
इसके आगे अब क्या ऐड करेंगे कि क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो ये 5 मार्क्स का है, तो यहां तक ही नहीं रखेंगे, अब इसे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मे बी द वर्ड इज यूज्ड हियर, मे बी प्रेजेंटेड फॉर registration either in the office of sub registrar in whose sub district the document was executed, or in the office of any other sub registrar where both parties are interested. यहां तक लिख लिए सब बच्चों ने? अभी भी ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम और लिखेंगे। अब हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे, और अगली लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी बात को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि 5 नंबर में है ये। डॉक्यूमेंट्स relating to immovable property, documents relating to immovable property shall not be presented for registration other than sub-district where sub-district where other than the sub registrar of sub district, सॉरी यहां पे सब रजिस्ट्रार ऐड करेंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट वेयर प्रॉपर्टी is situated. If registered somewhere else, then such registration is void. लिख लिया बच्चों? यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? प्लीज रिप्लाई, क्या यहां तक हो गया है? एक बार रिप्लाई करके बताइए, क्या यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? अब जब आप पेपर से पेन से लिख रहे होंगे तो आपको काफी बड़ा
काफी आधा पेज लगभग आपका हो गया होगा, है ना? कितना पेज हो गया जो आप अपने रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर पे जब लिख रहे हो तो लगभग कितनी लाइन हो, कितना पेज आपका हो गया होगा? कितना पेज हो गया आपका लगभग जब आप नॉर्मल रजिस्टर पे पेन से लिख रहे हो? अरे सामने ही आपके लास्ट लाइन। हाँ, तो दैट इज मोर देन हाफ। हाँ, दैट्स ओके। हो गया बेटा? ये था डायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आया डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के लिखना है? हाँ जी, जल्दी बताओ, समझ में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है? अब ये एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूं, बाकी के तो आप लिख सकते हो ना। अब एक और क्वेश्चन मैं लिख के दिखा देती हूं आपको, ये भी डायरेक्ट ही है। स्टेट द डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? यस बच्चों, चलो अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेक होगी। चलिए लिखना स्टार्ट करें आंसर। चलिए तो आंसर लिखेंगे, स्टेट द डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो बताओ कौन सा सेक्शन है? ये सभी बच्चों को याद है, ये सभी बच्चों को याद है ऑलमोस्ट। Very good. So as per provision of Registration Act 1908, as per provision of, अब यहां पे हमें सेक्शन याद है तो हम सेक्शन इंसर्ट कर देंगे। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, Registration Act 1908, following documents are compulsory registered. Document number 1, instrument of gift of immovable property. अब देखो इंस्ट्रूमेंट अगर शब्द याद ना रहे तो आप यहां पे डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल भाषा में अगर इंस्ट्रूमेंट शब्द याद ना रहे, मैं इंस्ट्रूमेंट की जगह कह रही हूं, मान के चलो आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं याद रहा तो इंस्ट्रूमेंट की जगह आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट
non-testamentary instruments, non-testamentary instruments other than gift of immovable property। और ये मैंने आपको याद भी करवाया था, विच purport ऑपरेट क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट एक्सटेंड। विच purport याद है ना आपको, विच purport और ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर, जितना याद रहे उतना ठीक है। असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश any right, title or interest, any right, title or interest of the value of 100 rupees in immovable property। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment or extinction on of any such title or interest, lease of immovable property, from year to year or for any term exceeding 1 year, or reserving
ईयरली रेंट। हाँ जी बच्चों, बताइए क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, हो गया सबका? इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। क्या समझ में आया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, केस स्टडीज कैसे लिखी जाती है? क्या ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकती हूं? क्या ये शीट मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकती हूं? जल्दी बताइए फटाफट से। फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा? फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। जल्दी बताओ, क्या समझ में आया केस स्टडी कैसे लिखी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे, प्रेजेंटेशन होता है? इसी तरीके से इसी तर्ज पे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं और हम इसी तरीके के सेशंस लेते रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस रहे। बाकी के क्वेश्चन इसी तर्ज पे आपको लिखने हैं, वो सब मिल जाएंगे, डोंट टेक स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, इसी पॉइंट पे इसी तरीके के क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं जो आपको होमवर्क पे प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी। तो यही फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट यही है। चलिए, तो आज अब इसके बाद इस तरीके की सेशंस ही हम कंडक्ट करेंगे, हमारी छुट्टी वाले दिन है या जो भी हमें टाइम मिलेगा उसमें हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले। आर यू गुड द पॉइंट एवरीबडी? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? चलिए, थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस